हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेन स्क्वायर में। आज हम देखने वाले हैं संदीप डेस्क वर्क का मॉडल नंबर 2, उसका क्वेश्चन नंबर 3 तक प्रीवियस पार्ट में हमने प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बाद। तो ये पार्ट बी में आता है और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 16 नंबर क्वेश्चन तक 2 नंबर का है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दिया है 135 और 225 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। हमें HCF निकालना है। दो संख्याएं दे रखी हैं 135 और 225। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और लगभग सारे मॉडल पेपर में आया है और एक्सरसाइज 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन यही बनता है ना। तो ये हमें बहुत ही विशेष ध्यान देना है इस पे। तो हम यहाँ पे देखेंगे दो संख्याएं दे रखी हैं, तो उनमें बड़ी संख्या देखेंगे और छोटी संख्या। तो यहाँ पे 135 छोटी है, 225 बड़ी संख्या है। अब करना क्या है, जो बड़ी संख्या है उसमें हम छोटी संख्या का भाग देंगे। तो 225 में हम भाग देंगे 135 का। एक बार जाएगा, यहाँ पे 135 आ जाएगा और माइनस करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा शेषफल 90। ठीक है। अब इनके स्टेप लिख लेंगे हम। तो स्टेप फर्स्ट, यहाँ पे हमने क्या किया है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, देता हूँ, भाज्य बराबर भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है। तो इस फॉर्म में हमें यहाँ पे स्टेप लिखने हैं। तो हमने भाग दिया है 225 में और 135 का भाजक 135 है, भागफल आया 1 और जो शेष फल था वो आया 90। ठीक है। उसके बाद में अब 135 का 90 में भाग नहीं जा रहा है, तो हम 90 का भाग दे देंगे 135 में, इधर रखेंगे और 90 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा और ये 90 माइनस किया तो ये आ गया 45। तो फिर से स्टेप सेकंड लिखेंगे हम। 135 को हमने डिवाइड किया है 90 से भागफल आया 1 और शेषफल आया 45। ठीक है। और ये हमें तब तक रिपीट करना है जब तक कि शेषफल 0 नहीं हो जाए। अब 45 का भाग हम वापस देंगे 90 में। ठीक है। दो बार जाएगा, ये हो गया 90 और यहाँ पे आया 0। तो शेषफल आ गया हमारा 0। यहाँ पे हम लिखेंगे। स्टेप थर्ड में हमने 90 में भाग दिया है 45 का, दो बार गया भागफल, 2 आ गया और शेषफल आ गया 0। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं चूंकि शेषफल 0 है और अंतिम जो भाजक है, हाँ भाजक, वो आया है हमारा 45। तो यही हमारा HCF हो जाएगा। HCF इक्वल टू आ जाएगा 45। ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें करना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आपको ध्यान रखनी है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, द्विघात बहुपद 6x² -3 -7x के शून्य ज्ञात कीजिए। तो इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से कर लेते हैं। 6x² -3 -7x ये दिया हुआ है। हम इसको जो वेरिएबल की पावर है उसके डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, घटती हुई घातों के रूप में लिखेंगे। तो 6x² -7x -3, क्योंकि यही हमारा जो जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो यही है। ax² प्लस bx+c। ठीक है। तो यहाँ से अगर हम तुलना करें तो a की वैल्यू आ जाएगी 6, b की वैल्यू आ जाएगी -7 और c की वैल्यू आ जाएगी -3। और a और c का मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 6 3 जब -18 और b की वैल्यू यहाँ पे -7 है ही। तो हमें -7 है उसको दो ऐसे पार्टों में लिखना है कि जोड़ने पर या घटाने पर तो 7 आ जाए -7 और उनको गुणा करने पर आ जाए -18। तो हम यहाँ पे इसको इसके AC के फैक्टर करने होते हैं। तो ये हो जाएगा 9 और 2, 9 2 जा हो रहा है 18 और 9 -2 करेंगे तो 7। लेकिन यहाँ पे माइनस का 7 बचना चाहिए, इसलिए बड़ी संख्या हम माइनस ही ले लेंगे। ठीक है। तो 6x²
9x प्लस 2x माइनस 3। यहाँ से कॉमन आ रहा है 3x, तो यहाँ से 6 और 9 में से कॉमन आ गया 3, मतलब 4 पार्ट हो गए, और हम प्रत्येक दो में से कॉमन लेंगे एक। तो यहाँ से 3 कॉमन लिया तो 2, और एक x गया तो x माइनस ये, और कॉमन का मतलब होता है अंदर वाली संख्या को डिवाइड करना, तो 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 3, प्लस यहाँ से कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लेंगे और 2x माइनस 3, या यहाँ से ब्रैकेट कॉमन है दोनों में से तो 2x माइनस 3, और यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस 1। ये हो गए इसके फैक्टर। अब हमें करना क्या है, क्योंकि इसके शून्य ज्ञात कर रहे हैं तो इसको हम 0 के बराबर रख देंगे, ठीक है। और ये कब होगा, ये इसके शून्य कर देंगे तो शून्य देंगे तो ये 0 के बराबर होगा। हम यहाँ पे लिखेंगे 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x का मान शून्य होगा, शून्य कब होगा, यदि इनमें से 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाए, या तो एक 0 हो जाए या दोनों 0 हो जाए। तो हम मान लेते हैं एक एक 0 है, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 है, तो x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 3 का, हम करेंगे पक्षांतरण और 3/2, तो x की वैल्यू आ गई 3/2। और या फिर 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, 1 इधर जाएगा तो माइनस, और 3 से डिवाइड कर देंगे तो -1/3। तो ये हमारे शून्य का आ जाएंगे, इसके जीरोज आ जाएंगे, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देंगे शून्य इक्वल टू 3/2 और -1/3, ठीक है। इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करना है। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित समीकरण युग्म को विलेपन विधि से हल कीजिए। एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है हमें, और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब देखो एलिमिनेशन मेथड क्या है, कि कोई भी जो लीनियर इक्वेशन है, रैखिक समीकरण है, उनमें दो वेरिएबल दिए होंगे, दो, और जो भी वेरिएबल हैं उनके हमें कोफिशिएंट किसी एक का इक्वल करना है, और उसको माइनस या करना है या जोड़ना है, और उसको विलोपन करना है, मतलब एलिमिनेट करना है वहां से, ठीक है। तो यही विलोपन विधि है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं दो इक्वेशन दिए हुए हैं, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, इक्वेशन फर्स्ट दिया है, और दूसरा दिया है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, ये हो गया इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3 है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है। इनको इक्वल करने का तरीका क्या है कि जो सेकंड नंबर का इक्वेशन का कोफिशिएंट है उसको फर्स्ट इक्वेशन पूरी से गुणा मल्टीप्लाई करते हैं, और जो फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है उसको सेकंड से मल्टीप्लाई करते हैं, या ऐसे हम y में कर सकते हैं। अब यहाँ पे y का कोफिशिएंट 4 है और यहाँ पे y का कोफिशिएंट है -2, तो अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 4 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हम, और फिर इनको, ये प्लस है और ये माइनस है तो इनको हम ऐड कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड इनटू 2, या फिर वैसे लिख सकते हैं समीकरण 1 में समीकरण 2 को 2 से गुणा करके जोड़ने पर, ठीक है, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं। तो हम दोनों इक्वेशन लिख लेंगे यहाँ पे, तो 3x प्लस 4y इक्वल टू हो गया 10, और यहाँ पे ये हो गया 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 4x माइनस 4y इक्वल टू 4, और ऐड कर रहे हैं तो एज इट इज ऐड हो जाएगा, तो 3 और 4 हो गया 7x, और ये आपस में कैंसिल हो ही गए, और इधर आया 14, तो x की वैल्यू आ गई 14/7, तो x इक्वल टू हो गया 2, तो x की वैल्यू यहाँ पे 2 आ गई। अब x इक्वल टू जो 2 है वो कोई से भी समीकरण में हम रख सकते हैं, समीकरण 1 में रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रखेंगे तो 2 प्लस 4y इक्वल टू 10, और ये हो गया 4y इक्वल टू 10 माइनस 3 2 जा 6,
तो 4y इक्वल टू ये हो गया 10 माइनस 6 गया तो 4 और y की वैल्यू आ गई 4/4 एम्प्लाइज y इक्वल टू हो गया 1। तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लास्ट में आता है, क्योंकि कंक्लूजन लिख देते हैं तो जो जांच करने वाला है उसको भी दिक्कत नहीं आती है। और इस तरह से हम लिख सकते हैं आता है x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1। ये हमारे आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। हमें फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है और क्वेश्चन दिया है √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 इक्वल टू 0। अब फैक्टराइजेशन मेथड के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे क्वेश्चन में, इधर आप कर सकते हैं इसको। हम ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आएगी, x² का कोफिशिएंट है तो √2 आ गई, b की वैल्यू आ गई 7 और c की वैल्यू आ जाएगी 5 √2। और a c निकालेंगे अगर यहाँ से तो √2 इंटू 5 √2, √2 किया तो अंडर रूट हट जाएगा और क्या बचेगा 2, 5 2 जा हो गया 10। तो ए सी इक्वल आ गया 10 और बी की वैल्यू है 7। तो 7 को हमें दो ऐसे पार्ट में लिखना है कि उनका सम करें तो 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाए। तो इसके फैक्टर हो रहे हैं 5 और 2। हम यहाँ पे लिख देते हैं √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 √2 इक्वल टू 0। अब इसके 4 पार्ट हो गए हैं, 4 पद हो गए, तो हम यहाँ से अब कॉमन ले लेते हैं √2। ठीक है, और एक x कॉमन आ जाएगा। कॉमन का मतलब होता है कि जो अंदर की संख्या बच रही है उसको हम कॉमन ली गई संख्या से डिवाइड करेंगे। तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, x² में से एक x बाहर गया तो x प्लस 2y √2 करेंगे। देखो यहाँ पे 2/√2 ये मतलब आ रहा है कॉमन का। अब अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2 और ऊपर जाएगी तो -1/2 और ये हो गया 2 की पावर 1 -1/2 किया तो 1/2 आ गई। तो फिर से क्या बचिया √2। तो यहाँ पे क्या आएगा √2 और यहाँ से 5 कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 5 से 5 कैंसिल तो √2 इक्वल टू 0। फिर से ब्रैकेट कॉमन लेते हैं तो x प्लस √2 और √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब हमें इसके मूल रूट्स फाइंड करने हैं, तो या तो ये 0 के बराबर होगा या फिर ये 0 के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे या तो x प्लस √2 इक्वल टू 0। हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि दो संख्याओं का मल्टीप्लाई यहाँ पे 0 आ रहा है। अभी मल्टीप्लाई 0 कब हो सकता है, जब इनमें से कम एक संख्या 0 के इक्वल में हो। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -√2। ठीक है, और या फिर √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 आए। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 5 इधर जाएगा तो -5 और √2 से डिवाइड हो जाएगा तो -5/√2 आता है। मूल हो जाएंगे x इक्वल टू -√2 और -5/√2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है निम्नलिखित समांतर श्रेणी में कितने पद हैं। तो हमें कितने पद हैं मतलब n की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो समांतर श्रेणी के जितने भी सवाल हैं उनके लिए हमें पहले ये लिख लेना चाहिए कि दिया है, क्या दिया है। ए हमें पता है 18 है प्रथम पद, और डी हम निकाल लेंगे। सेकंड जो पद है हमारा उसमें से फर्स्ट माइनस करेंगे, सॉल्व करें तो ये हो गया 15 2 जा 30 31/2 -18। और इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं,
18 टू ज़ा 36 माइनस के हैं और प्लस के 31 है तो -5/2 या एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। तो डी की वैल्यू आ गई -5/2 और हमें ए एन की वैल्यू भी दे रखी है -47 और एन हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर डायरेक्ट आपके पास फॉर्मूला है तो डायरेक्ट यूज़ करें और अगर नहीं है तो ए एन में वैल्यू पुट करें और उसके बाद में कैलकुलेशन कर लें। ए एन का फॉर्मूला तो है a+n-1 इंटू डी और n इक्वल n का फॉर्मूला है, यहाँ से हम बना सकते हैं an-a अपॉन डी प्लस 1। तो हम यहाँ से यही यूज करेंगे चूंकि हम जानते हैं n इक्वल टू an-a अपॉन डी प्लस 1। तो n की वैल्यू क्या आएगी, ए एन की रखेंगे हम पहले -47 माइनस ए की वैल्यू रखेंगे -18 और डी के लिए हम रखेंगे -5/2 प्लस 1 इक्वल टू इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -65/-5 इंटू 2 प्लस 1। 5 से डिवाइड करेंगे माइनस माइनस कैंसिल हो गया पहले तो और ये हो गया 13 को 2 से गुणा करेंगे तो 26 प्लस 1 एम्प्लाइज एन की जो आ गई वो वैल्यू आएगी 27। तो इसमें पदों की संख्या हो जाएगी हमारे पास 27। ठीक है, इस तरीके से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। तो पहले तो हम संख्याएं लिख लेंगे 10, 11, 12, 13, इस तरीके से हमारी संख्याएं हैं और लास्ट में है हमारे पास 250 और इससे पहले 249, 248 इस तरीके से। अब हम देखेंगे 4 के गुणज कौन कौन से हैं, 4 से डिवाइड कौन कौन से हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 के गुणज। अब डिवाइड का मतलब हो गया कि 4 जिसमें 4 का भाग जाएगा वही संख्या लेंगे। तो 10 में नहीं जा रहा है, 11 में नहीं जा रहा है 4 का भाग और 12 में जा रहा है और 12 के बाद में जाएगा 16 में, क्योंकि फिर 4 का डिफरेंस भी लेना है हमें। फिर जाएगा 20 में और लास्ट वाला देख लेते हैं 250 में नहीं जा रहा है, 249 में भी नहीं जा रहा है और लास्ट में जाएगा 248 में। ठीक है, तो ये हमारी हो गई समांतर श्रेणी। अब यहाँ पे क्या क्या दे हमें पता चल गया, ए की वैल्यू पता चल गई, प्रथम पद 12 हो गया, सार्वंतर 16 माइनस 12 करेंगे तो 4 हो जाएगा और डी आ गया और ए एन हमें पता चल गया है 248 और हमें पता करना है कितने गुणज है, मतलब संख्याओं की संख्याएं फाइंड करनी है। तो एन की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। अभी हमने किया था चूंकि n इक्वल टू क्या होता है an-a अपॉन डी प्लस 1 एम्प्लाइज n इक्वल टू an की वैल्यू हम रखेंगे 248 और a की वैल्यू रखेंगे 12 और d की वैल्यू रखेंगे 4 प्लस 1। तो n इक्वल टू आएगा 248 माइनस 12 करेंगे तो 236/4 प्लस 1। तो n इक्वल टू आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 4×5 20 और ये 36 है तो 9 और एम्प्लाइज एन की वैल्यू आ गई, मतलब पदों की संख्या यहाँ पे आंसर हो जाएगा 60 पद है इसमें। 4 के गुणज है यहाँ पे 60। इस तरीके से हमारा आंसर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 है 7.6 सेमी लंबा एक रेखाखंड कीजिए, इसे 5:8 के अनुपात में विभाजित करना है और दोनों भागों को मापिए। तो हम यहाँ पे रचना लिखते चलेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे जो डायग्राम लगा हुआ है उसमें देख सकते हैं। तो हम पहला काम करेंगे, सर्वप्रथम 7.6 सेमी लंबा एक रेखाखंड खींचेंगे। सर्वप्रथम 7.6 सेमी लंबा एक रेखाखंड खींचें। फिर ए बी से न्यून कोण बनाती हुई एक किरण AC खींची। आप देख सकते हैं इसमें चित्र में आप देख सकते हैं। उसके बाद में हमने AC को
जो AC हमने किरण खींची है उसको, जो अनुपात हमें दे रखे हैं 5 + 8 बराबर 13 भागों में, 13 भागों में AC को विभाजित किया है। और उनके नाम भी हमने क्या दिए हैं वो भी लिख देते हैं। A1 = A1, A2 = A2, A3 इस तरीके से हमने लिया है। और A12 आ गया A13। चौथे पद में हमने क्या किया है, A13 B को मिलाया। ठीक है, अब हमें करना है 5:8 में विभाजन। तो हम जो A13B है हम यहाँ पे लिखेंगे A13B के समांतर एक रेखा या रेखाखंड कह सकते हैं हम, रेखाखंड A5 से लेना है। तो A5P खींचा। ठीक है, जो AB को जो P पर मिल गया। और लास्ट हम लिखेंगे इस प्रकार, बिंदु P रेखाखंड AB को 5:8 में किस प्रकार विभाजित कर रहा है, AP/PB = 5:8 के अनुपात में विभाजित करता है, 5:8 अनुपात में विभाजित करता है। आप डायग्राम में देख सकते हैं। और जैसे हमने ये स्टेप कर लिखी है रचना में, सेम वैसे ही करना है। और इसको बनाने में कोई बहुत आसान है, ये विभाजित करता है। ठीक है, तो इसको बनाना बहुत ही आसान है। आप चित्र में देखेंगे और एक एक लाइन पढ़ेंगे, चित्र में देखते जाएंगे और आप आसानी से बना सकते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है। 6 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, केंद्र से 10 सेमी दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और उनकी लंबाई मापिए। तो ये जो क्वेश्चन होता है कि बाहर के किसी बिंदु से हम वृत्त पर एक स्पर्श रेखा युग्म बनाए, तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, डायग्राम में आप देखेंगे तो सबसे पहले हमें 6 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे। सर्वप्रथम 6 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। अब वृत्त कैसे बनाएंगे, प्रकार से बनाएंगे, कंपास से बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले एक वृत्त खींच लिया और उसके केंद्र से, केंद्र O से 10 सेमी लंबा एक रेखाखंड खींचा। 10 सेमी लंबा रेखाखंड OP खींचा। ठीक है, ये बना लिया हमने। उसके बाद में हमें क्या करना है, जो OP है, आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, जो OP है उसका समद्विभाजन करना है, लंब समद्विभाजन। तो अब OP का लंब समद्विभाजन किया, OP का लंब समद्विभाजन किया है और बिंदु M प्राप्त हुआ। तो हमें जो लंब समद्विभाजन किया उसमें मिडिल पॉइंट आ गया M। अब M को हम, अब M को केंद्र मानकर, M को केंद्र मानकर, और त्रिज्या क्या लेनी है, त्रिज्या हम लेंगे, त्रिज्या MP लेंगे और यही हमारी हो जाएगी MO। MP = MO का एक वृत्त खींचा। एक और वृत्त हमने खींच लिया है, चित्र में आप देख सकते हैं। जो ये पहले वाला वृत्त है उसको 2 पॉइंटों पे कट करेगा। ठीक है, नया वृत्त
पहले वाले वृत्त को बिंदु Q व R पर काटता है। बिंदु Q व R पर काटता है। ठीक है, अब ये Q और R बिंदु आ गए, इनको हम मिला देंगे P से। बिंदु Q व R को बिंदु P से मिलाया। ठीक है, बिंदु P से मिलाया। इस प्रकार दो स्पर्श रेखाएं PQ व PR प्राप्त हुई। ये आप रचनाएं लिख देंगे और उसके बाद में ये ऐसा डायग्राम बनाएंगे। जो रचना में एक एक लाइन लिखी है सेम टू सेम हमें इसमें लिखनी है, तो सारे आपको नंबर मिलेंगे। 2 नंबर का क्वेश्चन है और बड़ा इजी क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन है, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A sec A का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन हर मॉडल पेपर में आ रहा है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कह सकते हैं हम इसको। 15 cot A इक्वल टू है 8, तो हम यहाँ पे लिखेंगे cot A इक्वल टू, इसका पक्षांतरण करेंगे तो ये हो जाएगा 8/15। अब हमें इसका फॉर्मूला पता ही है, क्या फॉर्मूला है, लाल बटे का, ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो कॉट के लिए हम देखें, ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टेन होता है, और इधर से फिर कॉट, और ये सेक, और ये हो गया कोसेक। तो कॉट का आ गया यहाँ से आधार बटे लंब, तो फॉर्मूला हो गया इसका आधार बटे लंब। ठीक है, अब इसमें आधार की अगर वैल्यू देखें, हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये A है और ये B मान लेते हैं, ये C मान लेते हैं। अब ये हो गया न्यून कोण। ठीक है, तो ये न्यून कोण हो गया। अब यहाँ से अगर हम देखें तो आधार कितना होगा, आधार बटे लंब, ये तो अनुपात में दे रखा है। संख्याओं में बदलने के लिए यहाँ पे आधार हो जाएगा, आधार इक्वल टू हो जाएगा, हम किसी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं अनुपात को संख्या में बदलने के लिए। तो आधार मान लेते हैं, हमने k से मल्टीप्लाई करके 8k हो गया, और लंब हमारा हो गया है 15k। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये आधार है, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये हो गया 8k, ये हो गया 15k, और हमें कर्ण निकाल लेना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण निकाल सकते हैं। तो क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब होता है। एक बार पाइथागोरस थ्योरम लिख लेते हैं, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण की वैल्यू हम पॉइंटों में लिखेंगे, AC स्क्वायर इक्वल टू आधार हमारे पास है 8k स्क्वायर, और लंब हमारे पास है 15k स्क्वायर। तो 8 का वर्ग हो गया 64k स्क्वायर, और 15 का वर्ग हो गया 225k स्क्वायर। 225 और 64 को अगर ऐड करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 289k स्क्वायर। ये AC स्क्वायर की वैल्यू है, हमें AC चाहिए, तो हम स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ। तो 289 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 17k। हम यहाँ लिख देंगे वर्गमूल लेने पर, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो AC की वैल्यू आ गई यहाँ पे 17k। अब हमें निकालना है साइन A। साइन A का फॉर्मूला यहाँ से देखें तो लंब बटे कर्ण, और लंब यहाँ पे है हमारे पास 15k, और कर्ण है 17k। ठीक है, तो साइन का k से k कैंसिल हो जाएगा, तो साइन की वैल्यू आ गई 15/17। ठीक है,
इसी तरह से हम सेक ए का निकालेंगे। सेक का फॉर्मूला इधर से आएगा कर्ण अपॉन आधार, कर्ण अपॉन आधार। तो कर्ण है 17 के और आधार है यहाँ पे 8 के, 17 अपॉन 8 इधर लिख दें, एम्प्लाइज सेक ए की वैल्यू आ जाएगी 17 अपॉन 8। तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे दोनों। क्वेश्चन नंबर 13 है साइन 30 कॉस स्क्वायर 30 प्लस टेन 45 कॉस स्क्वायर 60 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब साइन 30 की वैल्यू हमारे पास, हमें इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए। एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं, साइन 30 कॉस स्क्वायर 30 प्लस टेन 45 कॉस कॉस स्क्वायर 60। तो यहाँ पे हमें इनकी वैल्यू फाइंड पता होनी चाहिए। तो अगर आपको टेबल बनाना नहीं आता है तो आप एक बार हमारा वीडियो जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, और आप उनसे टेबल बनाना सीख सकते हैं। तो यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू है 1/2, उसके बाद में कॉस 30 की वैल्यू है √3/2, टेन 45 की वैल्यू 1 और कॉस 60 उसकी वैल्यू है 1/2। यहाँ पे मान रखेंगे इनके, साइन 30 का मान 1/2, कॉस 30 का मान है √3/2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, टेन 45 1 और कॉस 60 का मान है 1/2 और इसका स्क्वायर बराबर 1/2। स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और 2 का करेंगे तो 4 प्लस 1 1/4। अंश का अंश से गुणा करेंगे, 3/4 दूनी 8 प्लस 1/4। एलसीएम ले लेते हैं, 8 एलसीएम हो जाएगा, ये हो गया 3 और 4 से डिवाइड करेंगे 8 को तो 2, 2 एकम 2, तो ये हो गया 3 और 2 5/8। तो 5/8 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपको वैल्यू पता है तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य 7.5 है तो पी का मान ज्ञात कीजिए। ये टेबल हमें दे रखी है, टेबल मैंने इस तरीके से बना ली है, और ये जो लास्ट कॉलम है इसको हम योग वाला कॉलम ले लेते हैं, और माध्य हमें दिया हुआ है। अब माध्य का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, पहले फॉर्मूला ही लिख लेते हैं। माध्य का फॉर्मूला है सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI। तो ये सिग्मा FI की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी। सिग्मा FI की वैल्यू क्या है, इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, P को अलग रख लेंगे तो ये हो गया 41 प्लस P। ये सिग्मा FI की वैल्यू हो गई, और FI XI निकालते हैं तो यहाँ से FI इंटू XI इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो 6 को 3 से करेंगे तो 18, 8 पंजे 40 और 15 को 7 से करेंगे तो ये हो जाएगा 105, 9 को P से करेंगे 9P, 11 को 8 से करेंगे 88, 13 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 52, और इनको सिग्मा FI XI अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा 303 प्लस 9P। ठीक है, दोनों हमें वैल्यू मिल चुकी हैं। तो और समांतर माध्य क्वेश्चन में दिया है 7.5 है, सिग्मा FI XI की वैल्यू 303 प्लस 9P और सिग्मा FI की वैल्यू है 41 प्लस P। बस ऋणा कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 7.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 41 प्लस P बराबर हो गया 303 प्लस 9P। ठीक है, 41 को 7.5 से करेंगे तो यह आएगा 307.5 प्लस 7.5P बराबर 303 प्लस 9P। ठीक है, और P को इधर ले आते हैं और बाकी संख्याओं को इधर ले जाते हैं तो 7.5P माइनस 9P बराबर 303 माइनस 307.5। तो यहाँ पे 7.5 माइनस 9 कर रहे हैं तो 1.5P हो गया, और 303 माइनस 307 किया तो ये हो गया 4.5। तो P की वैल्यू दोनों ही माइनस आ रही है तो P की वैल्यू आ जाएगी -4.5 बटे -1.5, एम्प्लाइज P इक्वल टू हो गया 3। तो P का वैल्यू आएगी 3।
यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। अब बहुलक ज्ञात करने के लिए पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं बहुलक का। बहुलक का फॉर्मूला है हमारे पास L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पहले बहुलक वर्ग पता होना चाहिए। तो और बहुलक वर्ग कैसे निकालते हैं, जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे जो बारंबारता देखेंगे और जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा है वही हमारा बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा है बहुलक वर्ग, क्या है 60 से 65। अब जो सूत्र में हमें जो वैल्यू चाहिएंगे उनको लिख लेते हैं यहाँ पे। तो L चाहिए सबसे पहले, तो L हो गया बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो 60 हो गया। F1 हो गया बहुलक वर्ग की बारंबारता, तो ये F1 की वैल्यू हो गई 25। F0 की वैल्यू हो जाएगी 1 से पहले 0 आती है ऊपर वाली बारंबारता, तो F0 की वैल्यू हो गई 20। F2 की वैल्यू 1 के बाद में आती है, तो F2 की वैल्यू हो जाएगी 10। और वर्ग अंतराल H हमें दिया हुआ है 5 का है। ठीक है, सूत्र में मान रखेंगे। बहुलक के सूत्र के लिए हम क्या करेंगे, L की वैल्यू 60 आ गई, F1 की वैल्यू 25, F0 की वैल्यू है 20 और 2 इंटू F1, तो ये हो गया 50 माइनस 20 माइनस 10 इंटू 5 बराबर 60 प्लस 25 माइनस 20 करेंगे तो 5, और ये हो गया 20 और 10 हो गए 30। 50 माइनस 30 किया तो 20 इंटू 5। तो यहाँ पे आ रहा है 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 5/4, तो ये हो गया 60 प्लस 1.25, आंसर आ जाएगा 61.25 सेमी। तो ये जो है ये बहुलक है छात्रों की लंबाई का। ठीक है, इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है। मान लीजिए हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं और 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। तो एक पासे को एक बार फेंक रहे हैं, तो पासे को फेंकने पे कुल संभावनाएं देख लेंगे पहले। तो कुल संभावनाएं क्या आ रही हैं, पासे को फेंकेंगे तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो टोटल संभावनाएं हो गई 6। और पहले के लिए हम देखें 4 से बड़ी संख्या, तो 4 से बड़ी संख्या कितनी है, इसमें आपको दिख ही गया होगा कितनी संख्याएं हैं, 2 5 और 6 टोटल मिला के हैं 2। तो प्रायिकता निकाल लेंगे 4 से बड़ी संख्या की, प्रोबेबिलिटी ऑफ, कोष्टक में हम लिखेंगे 4 से बड़ी संख्या। ठीक है, या फिर हम लिख सकते हैं 4 से बड़ी संख्या की प्रायिकता, या सभी संभव परिणाम लिख सकते हैं हम। तो ये हो जाएगा अनुकूल हो गई 2 और कुल हो गई 6, तो प्रायिकता हो जाएगी 1/3। और सेकंड भी है 4 से छोटी या उसके बराबर, तो 4 से छोटी या उसके बराबर, या उसके बराबर संख्या कितनी होंगी यहाँ पे, तो 4 से छोटी या उसके बराबर, तो 1 छोटी है, 2 छोटी है, 3 छोटी है और 4 इसके बराबर है, तो टोटल मिला के हो जाएंगी 4। तो प्रायिकता हम लिख लेंगे 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। प्राप्त होने की प्रायिकता, तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम हो जाएंगे। तो अनुकूल है 4 और कुल है 6, 2 से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 2/3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ तक पार्ट बी आपका कंप्लीट होता है।